तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो बच्चों, पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोग उस पर्टिकुलर डायग्राम को समझ रहे थे। ये क्या बना दिया भैया आपने, ठीक है। तो पिछले कुछ लेक्चरों से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उस पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको समझ रहे थे। कौन सा डायग्राम भैया? ये वाला डायग्राम था, जिसके ऊपर एक ऊपर पोर्शन था, जिसके ऊपर CU और अपना ALU मौजूद था। ये क्या होता है जिसको डिटेल में समझना है, आप कुछ वीडियोस पीछे जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा भैया प्रोसेसर और व्हाट इज प्रोसेसर करके, ठीक है। उससे पहले हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने कहीं पर भी पिछले लेक्चर में शायद इनपुट और आउटपुट के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है भैया। तो ये क्या था भैया, आपके सिलेबस का पार्ट था और ये सिलेबस का पार्ट हमने कर लिया है कवर, ठीक है भैया। ये सब कवर कर लिया। अब एक अगला टॉपिक है जो आपके सिलेबस का ही पार्ट है और उसको आज हम करने के लिए, कवर करने के लिए हमने आपको आज यहां पर बुलाया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप यहां पर ये चीज देख रहे हो, ठीक है भैया। तो क्या चीज है वो सस्पेंस तोड़ा जाए और उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। उसका नाम है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। ये बात पहली नहीं है जो मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से अवगत करा रहा हूं, मतलब आपको जानने में मदद कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले एक लेक्चर में जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली बताया था, वहां पर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी एक नॉलेज दी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है। आज इस लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या नाम है, हम वो उसके फंक्शंस को और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको समझने वाले हैं। एग्जांपल हम देंगे और डीपली इतना डिटेल में लिनक्स, विंडोज और मैक के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा, मेन जो मुद्दा है इस पूरे चैप्टर, इस पूरे यूनिट का नहीं, पूरे सिलेबस का, वो C लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना हमारा मेन मुद्दा नहीं है भैया। तो हम कितना पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना इस वीडियो में बताया जाएगा उतना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना आपके लिए फिलहाल मोर देन इनफ है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा सब्जेक्ट हो सकता है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है भैया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसा कि उस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है भैया? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है भैया। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता था? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दिख रहा है आपको, ये पोर्शन दिख रहा है क्या? ये वाला पोर्शन दिख रहा है? एक बार मैं देख लेता हूं। बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इस जगह पे मैं आपको बताता हूं वही चीज। मान लो ये यूजर था, ठीक है, और ये हार्डवेयर था। इस यूजर से और हार्डवेयर से जो कम्युनिकेशन था वो थोड़ा टफ पड़ता था। यूजर को डायरेक्ट 0101 की कोडिंग सीधे हार्डवेयर में करनी पड़ती थी। तो क्या हुआ भैया, कहानी में एंट्री हुई किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है भैया, एक लेयर है यूजर से और हार्डवेयर के बीच की एक लेयर है भैया। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, इट इज द इंटरफेस। कहां लिखा हुआ है भैया? हाँ लिखा है, देखो, इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, ठीक है भैया, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है इंटरमीडिएटरी का। आप इसके अलावा अगर लिख सकते हो तो यहाँ पे इंटरफेस भी लिख सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। यहां पर इसके अलावा आप लिख सकते हो इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस भी आप आधा स्मॉल आधा कैपिटल में लिख दिया है मैंने, ठीक है। इंटरफेस आप इसकी जगह पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है भैया। क्रिस्टल क्लियर, कैसा क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भैया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करवाता है। क्या करवाता है? हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करवाता है। अब जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेस क्या हुआ? मेमोरी हुई, ठीक है, CPU हुआ, और बताओ क्या हुआ? मदरबोर्ड हुआ। इन सब का यूज अगर यूजर को करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये सारी जो चीजें है ना, ये मैनेज करवाता है। किसको भैया? CPU को मैनेज करवाता है, या जो भी प्रोसेसिंग होनी है उसको मैनेज करवाता है। मैनेज करवाता कैसे, हम वो उसके फंक्शंस के अंदर देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी बात यही है इस पॉइंट के अंदर कि ये मैनेज करता है किसको? हार्डवेयर रिसोर्सेस को, ठीक है भैया। हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है और क्या कराता है भैया? एक सर्विस प्रोवाइड करता है। किस तरह की सर्विस? मैंने आपको अभी शायद पिछले लेक्चर में एक चीज और बताई थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ इंडिविजुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं और वो इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करता है भैया किसको? एप्लीकेशंस को। कौन? सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा
एप्लीकेशंस को एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि भैया आओ और मेरे पास काम करो। जैसे ऑफिस में क्या होता है भैया, एक सर्विस प्रोवाइड की, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है भैया, अलग अलग जगह के प्रोडक्ट को लेके आती है, उन प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है और फिर उन प्रोडक्ट्स को मैनेज करती है। ऐसे ही क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ये काम करता है कि भैया आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कैमरे का ऐप रख रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप रख रखा है, और क्या रख रखा है, गैलरी रख रखी है, और म्यूजिक प्लेयर्स रख रखे हैं, यूट्यूब और दुनियादारी जितने भी एप्स हैं, इनको आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला रहे हो, ठीक है, उसकी मदद से चला रहे हो। तो क्या करता है भैया, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको कराता है भैया, एप्लीकेशन को। क्या के लिए, भैया हमारे ऊपर रन करो, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये ऐप हवा में नहीं तैरने वाले, हवा में काम नहीं करेंगे। इनको ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर की आवश्यकता है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो ही गई होगी। नहीं हो गई होगी तो भैया हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कमेंट। कमेंट, वाह कमेंट, ठीक है भैया। और बताओ क्या होता है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक यूजर से इंटरेक्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस एनवायरनमेंट के चलते क्या होता है, देखो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के यूज करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ भैया, कहीं भी यूजर को दिक्कत ना आए। जैसे मैंने बताया ना कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर बीच में नहीं होती तो यूजर को डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करनी पड़ती, कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसना पड़ता, कहां पर एंड लगाना है, कहां पे और लगाना है, कहां पे 0 1 की किस तरह की कोडिंग करनी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी में यूजर ना फंसे। इसलिए यूजर के को थोड़ा सा बेनिफिट कराने के लिए, थोड़ा सा फायदा कराने के लिए क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम बहुत ही सरलता से, बिना कॉम्प्लेक्सिटी में यूजर को इन्वॉल्व किए कर देता है, ठीक है भैया। यही बात इस पॉइंट में लिखी हुई है, यही बात इस पॉइंट में लिखी हुई है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल यूजर टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर से यूजर का इंटरैक्ट करना थोड़ा सा आसान बना देता है, ताकि जो यूजर है वो कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंसे भैया, ठीक है, विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड एनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी से उलझे बिना वो ये काम बहुत ही सरलता से एकदम मक्खन की तरह कर लेता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप किसी ऐप को ओपन करके उसको रैम में बुला लेते हो और उसको एग्जीक्यूट करके रैम से भगा देते हो। क्या किया भैया, आपने हार्डवेयर मेमोरी हार्डवेयर को चुटकियों में यूज कर लिया, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के जाने के भैया कैसे चीज रैम के अंदर आई और कैसे अपना काम करके रैम से बाहर निकल ली, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आ गई। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस डायग्राम को नहीं मिटाने वाला हूं, बाकी ये सारी जो लाइनें मैंने बनाई हैं इसको मिटा देता हूं, ताकि ये डायग्राम आपको क्या करे भैया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। और वो जो मैंने इंटरफेस लिखा था ना थोड़ा सा भद्दे तरीके से, उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, ताकि क्या होगा भैया, आप लोग कुछ नहीं मेरी तारीफ करोगे, क्या करोगे, तारीफ करोगे, नहीं करोगे तो कर देना, ठीक है। ठीक है भैया, इंटरफेस ठीक है दादा, देख लिया, लिख लो ओई, ठीक, हाँ जी, ठीक है भैया। तो आपने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहां पर मैं कुछ 4 लिस्ट करके लाया हूं। कितने लिस्ट करके लाया हूं, हाँ 4 ही लिस्ट करके लाया हूं। अब ये 4 ही क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, जो फंक्शंस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, वही आप एग्जाम में भैया देखो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर लिखने के लिए सिर्फ कुछ 4-5 पॉइंट याद रखने हैं, और हर बार जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वही 4-5 पॉइंट वहीं जाके चिपका देने हैं। क्या करने हैं, वो बेसिकली फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जहां पर भी वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, एडवांटेज पूछे, ठीक है भैया, और पूछे भैया और क्या पूछ सकता है भैया, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये सब चीजें पूछे, तो भैया आपको वो ही आंसर लिखना है जो यहां पीछे लिखा हुआ है, कहां पे, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, पहला तो भैया इफेक्टिव रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मैंने बिल्कुल बेसिकली आपको अभी इससे जस्ट पहले बताया, इससे जस्ट पहले मतलब कुछ सेकंड्स पहले बताया कि भैया क्या होता है, यूजर को, जो हमारा आलसी यूजर है, उसको हार्डवेयर से ना सीधे बात करनी पड़ती, पर क्या हुआ, सुपरमैन की एंट्री हुई है और क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहां पर ये काम यूजर के लिए कर दिया आसान। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हार्डवेयर है यहां पर,
ठीक है। मेमोरी अगर मैं आपको बोलूं तो इस हार्डवेयर के पास, ये तो मैंने बहुत ऊपर से बता दिया कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के पास मेमोरी होती है, ठीक है, मदरबोर्ड होता है, और क्या होता है भैया, अपना रैम होती है, मतलब हार्ड मेमोरी और सॉफ्ट मेमोरी, मतलब बेसिकली वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों मेमोरी होती हैं, ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। अब ये सारा काम कंप्यूटर एक साथ कर सकता है तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत कर सकता है, ठीक है भैया। इसी को कहते हैं रिसोर्सेज को मैनेज करना। जो मैंने यहां पे बोला था ना, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां कहीं बोला था, कहां 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 बोला था, रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाली लाइन कहां पड़ती है, ये लिखी हुई थी, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये लाइन मैंने जहां बोली थी ना, ये वही है कि एफिशिएंट हार्डवेयर, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है भैया। क्या होता है भैया, क्या होता है ना, अपन साथ साथ में गाने भी सुन रहे हैं, उसके बाद अपन टाइपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या हो गया, हमने एकदम से करके हमारे दोस्त का कॉल आ गया, तो कंप्यूटर से कॉल क्या आएगा, हाँ हो सकता है वीडियो कॉल आ गया, चलो मीटिंग चालू कर लिया आपने, गाने चल रहे हैं, मीटिंग चल रही है, और कीबोर्ड पे टाइपिंग भी चल रही है, और ठीक है, हो सकता है आप कोडिंग भी कर रहे हो साथ साथ में टैब चेंज कर करके। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल रिसोर्सेज कंप्यूटर यूज कर रहा है, और इसको आसानी से करते रहे, इसलिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की लेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में लगा दी, ताकि क्या होगा भैया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आसान होगा। और भैया वही कन्वीनियंस फॉर यूजर को अगर हम आलसी और रखे रहेंगे, मतलब जितना यूजर अभी आलसी है और आलसी रहेगा, तो क्या होगा, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा, इसलिए भैया कन्वीनियंस फील होगा। इसके लिए हमने एक और चीज बनाई भैया, यूआई, इसे कहते हैं यूजर इंटरफेस। अगर यूजर इंटरफेस नहीं होता तो आपके पास डेस्कटॉप पे कर्सर नहीं होता, आइकन्स नहीं होते, स्टार्ट बटन, ठीक है। आपको पावर ऑफ करने के लिए कुछ बहुत ही बड़ा एकदम रॉकेट चलाने वाला कोड लिखना पड़ता। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर बंद करना है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही बड़ा रॉकेट चलाने वाला कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, पावर बटन पे क्लिक करना होता है, शट डाउन बटन पे क्लिक करना होता है, और पावर ऑफ हो जाती है, ठीक है भैया। और बताओ भैया, अगर आपको किसी भी फाइल को ओपन करना होता तो एक बहुत ही बड़ा एकदम मिसाइल लॉन्च करने वाला कोड लिखना होता, ठीक है। और अगर ये सब नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाता है। अरे वाह, इतना आसान है क्या? हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है। ये चीज इंटरनली कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, और आपको इस चीज के ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो डायग्राम बार बार मैं आपको बनवा चुका हूं, तो इस बार मैं इस वाली स्लाइड के अंदर वो डायग्राम नहीं बना रहा हूं। तो ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ चुके हैं। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, अगर आपको कोई आपका जो कंप्यूटर है वो कहीं रखा हुआ है और वो कोई और आके उसको खोलने की कोशिश करता है, तो पासवर्ड भैया वो मांगता है, ठीक है, पासवर्ड मांगता है। सही पासवर्ड होगा तो एंट्री दे देगा, नहीं होगा तो उसको भगा देगा वहां से, ठीक है भैया। पासवर्ड क्रैक भी हो जाते हैं, पर फिर भी एक तरह की सिक्योरिटी, एक लेवल की सिक्योरिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है। और भैया एक एक इंडिविजुअल फाइल पे भी आप पासवर्ड दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको व्हाट्सएप पे पासवर्ड होगा, फोन पे पासवर्ड होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अलग अलग पासवर्ड है, और मेन कंप्यूटर मतलब आपका मोबाइल जब खुलता है तब अलग पासवर्ड है, वो भी देखा ना। फिर हिडन फोल्डर्स, ठीक है, हिडन चैट्स, हिडन चैट, इन सब में अलग अलग तरह की इंक्रिप्शन बेसिकली पासवर्ड लगे हुए हैं। ये कौन मैनेज करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करवा रहा है, ताकि आपके मोबाइल ओपन हो तब पासवर्ड मांगे, उसके बाद इंस्टाग्राम ओपन हो तब पासवर्ड मांगे, ठीक है, व्हाट्सएप ओपन हो तब पासवर्ड मांगे, और भैया फिंगरप्रिंट, पैटर्न, इतने सारे तरह के पासवर्ड होते हैं। इन सबको मैनेज करवाना काम ऑपरेटिंग सिस्टम करवा देता है, ठीक है भैया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है भैया? वही वाली बात मैंने बोली भैया, गाने सुन रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, और फिर अलग से मीटिंग भी चल रही है। इतने सारे काम है, कंप्यूटर अलग अलग सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कहीं कीबोर्ड इनपुट आउटपुट का यूज कर रहा है, कहीं सीपीयू का प्रोसेस का यूज कर रहा है। एक ही सीपीयू अलग अलग प्रोसेस से बात कर रहा है, जैसे टाइपिंग करने के लिए, मीटिंग से बात करने के लिए, ठीक है, फिर और कोड एडिटर, और इतनी सारी चीजों से कंप्यूटर अपना बात कर रहा है, सीपीयू अपना यूज कर रहा है। तो ये क्या करता है भैया? मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट को सपोर्ट करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट को सपोर्ट करता है बेसिकली, मतलब ठीक है, उसकी मदद करता है, ठीक है। ये बात इस पे लिखी हुई है। इस पॉइंट को, अब इन 4 पॉइंट को भैया कहानी के तौर पे दिमाग के अंदर रखना। अब भैया मैंने आपको ये सब क्यों बता दिए हैं, क्योंकि इससे बाद भी आपको मैं सेम बातें दोबारा से पेलने वाला हूं, पर आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एग्जाम के अंदर बस लिखना होता है। तो लिखने के लिए आपको इनको लिख लेना है, ठीक है भैया, लिख लेना है, लिख लेते हैं अपन, ठीक है भैया। अगली बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब आपको जहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो सबसे पहले आपको वो पहली स्लाइड में जो मैंने लिखा हुआ था ये लिखना है,
ठीक है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है भैया, ठीक है, वो इंटरफेस होता है और वो क्या करता है, यूजर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करवाता है। उसके बाद आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं आ रहे हैं तो फंक्शंस तो आपको याद आ ही जाएंगे। मैं याद करने का एक मस्त तरीका बताता हूं इनको, ठीक है। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है प्रोसेस को मैनेज करवाना, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है भैया, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब ये है कि एक फोल्डर है, मान लो एक ऐप है, ऐप मान लो गेम ऐप है, मान लो एक गेम है, आपने गेम खोला, गेम को ओपन करना, ठीक है, गेम को ओपन करना, जब वो चल रहा है तब उसको रैम के अंदर लेके आना भैया। वही वाली बात मैंने सबसे पहले बोली थी, अगर उस गेम को, उस GTA के गेम को अगर चलना है, काम करवाना है, तो उसको रैम के अंदर पहले लाना पड़ेगा। ठीक है भैया, रैम के अंदर लेके आए, अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इसको रैम से बाहर भी फेंकना पड़ेगा, नहीं तो रैम की जगह भर लेगा भैया 5-6 GB का, 10-12 GB का गेम होता है, ज्यादा का होता है क्या, मुझे मालूम नहीं, मैंने खेला नहीं कभी, खेला है पर अपने लैपटॉप में नहीं खेला कभी। ठीक है, तो इतना तो बड़ा गेम होता है और रैम हमारी मुश्किल से 4 GB की होती है भैया। ठीक है, तो इतना बड़ा जो गेम है वो रैम के अंदर कैसे आता है। वैसे भी मान लो 10 GB का गेम है और 4 GB की रैम है, चल तो तब भी जाएगा, पर क्या होता है ना, ये फ्रेम्स में टूट के आता है। मैंने आपको पहले शायद इससे पहले बताया था, जब मैं बता रहा था कुछ, मैंने एक छोटी सी बात बोली थी कि उस फाइल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स में डिवाइड करके रैम के अंदर लेके आता है वो। ठीक है भैया, ये कुछ काम है इसको, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा 10 GB का गेम 4 GB में रख देगा, ऐसा नहीं होगा, छोटे छोटे सेगमेंट बनाएगा और जैसे जैसे आप अपने आदमी को आगे ले जाते जाओगे तो बाकी की चीजें भी रैम के अंदर आती रहती है। ठीक है, ऐसे गेम जो लेवल वाले गेम होते हैं ना, उनमें तो यही होता है कि जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाओगे अगला लेवल आपके रैम के अंदर लोड हो जाएगा भैया। ठीक है, यही बात लिखी हुई थी। क्या करता है भैया, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन प्रोसेस को मैनेज करवाता है। क्रिएशन मतलब भैया फाइल का बनना, ठीक है, यूज होना मतलब उसको रैम में आना, टर्मिनेट होना मतलब रैम से बाहर फेंक देना। ठीक है भैया, यही बात होती है क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन की। ठीक है, और क्या करता है भैया, मल्टीटास्किंग और सीपीयू शेड्यूलिंग को परफॉर्म करवाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, सीपीयू 1 सेकंड में मल्टीपल टास्क कर सकता है, मतलब मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता है। लेकिन सीपीयू की एक और खास बात है, सीपीयू एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस से बात कर सकता है। अब भैया सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ, सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ये हुआ बेसिकली, मान लो ये बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, ये मेरे रैम के अंदर रखी हुई हैं, ठीक है, उसने आके जगह बना ली रैम के अंदर, और ये हमारा मान लो सीपीयू है। सीपीयू एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस से बात करेगा, दूसरी प्रोसेस से बात ही नहीं करेगा, पर उसको 1 सेकंड के अंदर सारी प्रोसेस को निपटा के फेंकना है। समझ रहे हो मेरी बात, 1 सेकंड के अंदर सारी प्रोसेस निपटाना है। सीपीयू क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, पहले इस सेकंड से बात करता है, फिर इससे 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 बात करता है। और मान लो इस बीच में किसी भी प्रोसेस ने, किसी एक भी प्रोसेस ने कोई एक एक्स्ट्रा डिमांड कर दी, उसने बोल दिया कि भैया मुझे एक इनपुट लेना है अपने यूज परफॉर्मेंस करवाने के लिए, अपने प्रोसेस को करवाने के लिए, या फिर एक छोटी सी कोई बात भी कि भैया मुझे थोड़ा सा किसी एक एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत है, तो कुछ नहीं करेगा, 2 मिनट में उसको यहां से बाहर फेंक देगा और जैसे ही उसका वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अंदर लेके आ जाएगा और उसको सीपीयू प्रोवाइड कर देगा। ये काम कौन करता है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को एक एक प्रोसेस असाइन करवाता है सही ऑर्डर में, कब किसको कितनी जरूरत है। अब क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो बहुत जरूरी है यूज हो, एग्जीक्यूट होना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा टास्क है जो होना जरूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, गेम खेल रहे होते हो, तो गेम खेल रहे होते हो, जिसका गेमिंग लैपटॉप होता है ना, तो देखो पीछे पंखा घूमने लगता है जब कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट होता है, तो कंप्यूटर हीट हो रहा है, ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है और उसको पंखा चालू करवाना है या पंखे की स्पीड बढ़ानी है, ये तो बहुत जरूरी टास्क हुआ ना। इसी बीच में अगर कोई बहुत लेट टास्क चल रहा है और बस अपना काम करे जा रहा है, अगर ऐसा नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पंखा घूमता ही नहीं, अपना सिस्टम हीट ही होता रहता, और कोई मतलब आलसी जो टास्क है, आलसी प्रोसेस है, वो तो अपना टाइम ले रही है। ऐसा नहीं होता, जब बहुत जल्दी मतलब प्रायोरिटी डिसाइड करता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कि किसको सीपीयू अभी चाहिए, किसको बाद में भी दे देंगे तो चल जाएगा। ठीक है भैया, इसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग करवाना। अब मैं वही वाली बात ना, अपना टॉपिक नहीं है इसको पढ़ना, इसको अगर ये टॉपिक होता ना, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने बैठे होते तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता। अभी मैंने आपको लेमन टर्म्स में बहुत बेसिक बता दिया है। ठीक है, हैंडल करना किसको भैया, प्रोसेस हैंडलिंग करना, वही मैंने बताया था कि कौन सी जरूरी प्रोसेस है उसको प्रायोरिटी देके हैंडल करना, और सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन करवाना। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करने के लिए याद कर सकते हो इस चीज को, बात जितनी थी उतनी मैंने बता दी। सीपीयू को शेड्यूल कैसे करा जाता है, सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली
सीपीयू को अलग अलग प्रोसेस को असाइन करता है या अलॉट करता है, ठीक है। अलॉट करना मतलब जैसे रूम अलॉट करते हैं ना, जाओ रूम नंबर 3 में जाके सो जाओ, होटल वगैरह में अलॉट होता है, ऐसे क्या करता है सीपीयू को अलॉटमेंट की जाती है कि फिलहाल तुम एक काम करो 3.1 सेकंड के लिए प्रोसेस नंबर 1 से बात करो, और जैसी प्रोसेस 1 जितनी भी 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी दूसरी प्रोसेस पे चले जाना, वेट भी मत करना, अगर ये फिर भी बची होगी ना बाद में आ जाएंगे इसके ऊपर, पर 0.1 सेकंड के लिए इस प्रोसेस से बात करो फिर हट जाओ वहां से, फिर दूसरी प्रोसेस से बात करो फिर वहां से हट जाओ। इस तरह से कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं सीपीयू को शेड्यूल कराने के, ठीक है। वो पॉइंट अपना यहाँ पे अभी नहीं आता है, ठीक है भैया। ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स तो है ही अपने पास, ठीक है भैया। एक और होता है भैया मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है। वही वाली बात मैंने बताई थी, मेमोरी अलोकेट करना, डी अलोकेट करना, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, सीधी वही वाली बात है कि अगर मान लो जीटीए गेम को अगर मुझे खेलना है, ठीक है, स्पेलिंग अच्छी लिखो भैया, ठीक है, जीटीए गेम को अगर मुझे खेलना है तो उसको खेलने के लिए पहले रैम के अंदर लाना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने खेल लिया तो उसको रैम से बाहर भी फेंकना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेगा भैया 10 जीबी का गेम है, 4 जीबी की रैम पूरी की पूरी भर देगा, बाकी कोई प्रोसेस आ ही नहीं पाएगा। तो एलोकेशन और डी अलोकेशन मेमोरी का जरूरी है, ये कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। बहुत भैया भैया अब ट्रैक करना, क्या ट्रैक करना, कौन सी मेमोरी स्पेस भरी है, कौन सी खाली है। फॉर एग्जांपल मान लो जीटीए गेम तो बहुत बड़ा होता है भैया, इतना तो हमको चाहिए ही नहीं। मान लो भैया हमारे पास रैम है, ठीक है, रैम के अंदर इतनी स्पेस चल रही है, यहां पर चल रहा है गाना, ठीक है, यहां पर एक गाना चल रहा है, मान लो इतनी स्पेस अलग से चल रही है, यहां पे हमारा ब्राउजर खुला हुआ है, ठीक है, यहां पर हमारा क्रोम खुला हुआ है या कोई भी ब्राउजर खुला हुआ है। अब भैया जब ये चीज चल रही होती और ये चीज अभी आई नहीं होती, ये थोड़ी देर बाद आई, तो ब्राउजर जब आया तो उसको कैसे पता चला कि कहां पर जगह खाली है, कहां पर मुझे आके अपनी प्रोसेसिंग आगे बढ़वानी है। ये चीज ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के ऊपर निगरानी रखता है और ये बताता है कि कौन सी जगह खाली है। अब ये जगह मान लो खाली है तो ये जितनी जगह होगी तब जाके वो उसके मुताबिक वो जो प्रोसेस होगी वो यहां आ पाएगी, ठीक है। मान लो भैया इमेज लोड करानी है, एक यूजर को एक इमेज देखनी है, गाना सुनते सुनते ब्राउजर एक्सेस करते करते इमेज लोड करानी है, तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्जैक्टली पता है कि कहां पर जगह खाली है। ऐसा नहीं होगा कि वो MP3 मतलब अपने गाने को ओवरराइट कर देगी कि आधे गाने के ऊपर आधी इमेज लोड हो गई या आधे ब्राउजर के ऊपर आधी इमेज लोड हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बहुत अच्छे से पता है कि कहां पर जगह खाली है। क्या करता है वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, किसका? मेमोरी का। करेंटली बीइंग यूज्ड, कौन सी यूज हो रही है और कौन सी भैया यूटिलाइज मतलब एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है मेमोरी की, वो ये चीज को मॉनिटर करता है कि कौन सी मेमोरी फिलहाल यूज हो रही है, ठीक है, करेंटली बीइंग यूज्ड, ठीक है। ठीक है भैया, ये पॉइंट समझ में आ गए हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में घुसेड़ना है, ये भी बात मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। जैसे एक तो मैंने कहानी बताई, कहानी याद रखोगे तो पहली चीज तो पहला पॉइंट है कि भैया कहानी याद रखना, कहानी याद रखोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट में कैसे पॉइंट के हाइलाइट्स याद करने हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अगले 2 पॉइंट्स भैया, एक होता है फाइल मैनेजमेंट करना, एक होता है सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल करना, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है फाइल को ओपन कराना, ठीक है, एग्जीक्यूट कराना, डिलीट करवाना, एडिट करना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता रहता है। अब फाइल आपके फोल्डर में कहां रखी है, उसका एड्रेस क्या है, वो फाइल कब बनी थी, उसका नाम क्या है, उस फाइल पे किन किन लोगों का एक्सेस है, मतलब एक्सेस भी होते हैं, आप अपने फाइल के ऊपर एक्सेस भी डिसाइड कर सकते हो कि भैया सिर्फ रीड ओनली एक्सेस रखना, कोई इसको एडिट ना कर पाए, या राइट और रीड का करना, ठीक है, या सिर्फ राइट का करना, या एग्जीक्यूट का भी करना, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और भैया फाइल कहां पर रखी है, उसका एड्रेस क्या है, वो कब बनी थी, कब लास्ट बार वो एडिट हुई थी, और कौन सी फाइल कितने समय से यूज ही नहीं हुई है, ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड रखना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कराता है। और कौन सी उस चीज को कहते हैं क्या है? फाइल मैनेजमेंट करवाता है, ठीक है भैया। पॉइंट लिखा हुआ ऑर्गेनाइज और मैनेज द फाइल। स्टोरेज डिवाइस, भैया कहां पर रखी है फाइल, पहली चीज तो कहां पर रखी हुई है, ये चीज मैनिपुलेट करना है, ठीक है। फाइल मैनिपुलेशन भैया वही एडिट करना, ठीक है, डिलीट करना, ठीक है, ओपन कर देना भैया, ये तो फाइल के काम होते हैं। फाइल क्या होती है? खुलती है, एडिट होती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है। और भैया क्या? कंट्रोल एक्सेस फाइल्स एंड मैनेज द परमिशंस, वही वाली बात मैंने आपको परमिशन के बारे में बताई कि भैया उसके पास परमिशन क्या क्या है भैया। एग्जीक्यूट होने की परमिशन है, राइट होने की परमिशन है, रीड होने की परमिशन है, ठीक है। कुछ कुछ में तीनों होती है, किसी किसी में एक होती है, किसी किसी में एक भी नहीं होती, ठीक है।
ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भैया क्या होता है ना, अपने विंडोज के ऊपर और मतलब अपने जितने भी ब्राउजर्स हम मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उनके अंदर एक तरह का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, जैसे हायरार्किकल आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब क्या होता है, फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, तो ऐसे अपन चेन बनाते हुए फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी अगर किसी ने पाथ वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एक पेरेंट फोल्डर होता है, उसके अंदर कुछ चाइल्ड फोल्डर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर और कुछ चाइल्ड फोल्डर होते हैं। इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मैनेज करने के लिए भैया। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ में आ गई है, आ गई है ना, बिल्कुल आ गई है। सिक्योरिटी एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, पासवर्ड और ये सब ऑथेंटिकेशन कराना, सिक्योरिटी फीचर्स को एनेबल कराना, बायोमेट्रिक्स एंड पासवर्ड्स को एनेबल कराना, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी मैनेज करता है। सही यूजर और गलत यूजर के बीच में डिफरेंशिएट करना, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। मान लो कहीं मेलवेयर में आपका कंप्यूटर फंस जाता है तो उसको वहां से कैसे निकालना है, कैसे वायरसेस को हैंडल करना है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए कर देता है। ठीक है भैया, और बताओ भैया और क्या क्या है, और सुनाओ यार। ठीक है, ठीक है। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिज्म सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी प्रोटेक्शन। ठीक है भैया, वही मैंने बताया कि मेमोरी कौन सी यूज होनी है, कौन सी यूज नहीं होनी है। आप डिस्क पार्टीशन वगैरह आप पढ़ोगे, मेमोरी के अंदर डिस्क पार्टीशन वगैरह होती है, कुछ कुछ ऐसी डिस्क होती है जो प्राइवेट कर दी जाती है। ठीक है, वो कोई भी यूजर, एक्सटर्नल यूजर नहीं कर सकता। ये सब बहुत डिटेल के चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो ये सब पढ़ा देंगे हम आपको। ठीक है, ये बात भी क्लियर है, ये बात भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, एक और बहुत अच्छी बात होती है यूजर इंटरफेस। मैंने बताया था यूजर इंटरफेस के बारे में भैया, आइकन नहीं होते अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, कर्सर नहीं होता, और अगर आपको पावर ऑफ करने के लिए तो रॉकेट साइंटिस्ट वाला कोड चलाना होता। पर अगर ये सब नहीं करना पड़ रहा है, क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको यूजर इंटरफेस नाम की एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रखी है। इससे क्या कर सकते हो आप, कर सकते हो भैया इंटरेक्ट कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से क्या क्या तरीके होते हैं, कमांड लाइन तरीका होता है और एक जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वही मैंने आपको बताया। जीयूआई मतलब कि अगर क्लिक करेंगे तो पावर ऑफ हो जाना चाहिए, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाना चाहिए, इसे कहते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीएलआई क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सब्जेक्ट नहीं है, मुद्दा है ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, बस इसको अपन एज अ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, यूजर इंटरफेस। और अच्छा, मैंने वही वाली बात बोली थी कि यूजर जो होता है वो हार्डवेयर से अगर बात करना चाहता है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर से काम करवाना पड़ता है। वो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि स्पेसिफाई इंटरेक्शन विद हार्डवेयर बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, इजी टू यूज बना देता है। बेसिकली क्या है, हार्डवेयर को जो है कमांड्स एंड आइकन्स, बेसिकली आइकन बता देता है। ठीक है, कि आप इस फलाने फोल्डर को ओपन पे डबल क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ एक रॉकेट चलाने का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बस बेसिकली यही है कि इस पे एप्लीकेशन के एक लेयर और हो जाती है। यूजर्स को अगर इस ऐप को यूज करना होता है तो इस पे डबल क्लिक करता है, यूज कर लेता है। ठीक है, ये लिखा हुआ यूजर इंटरफेस का यही काम होता है। बाकी नहीं तो आपको कोड वोड करने पड़ेंगे और बहुत बड़ी 0-1 की कोडिंग करनी पड़ेगी अगर आपको ये बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के करना है तो। ठीक है भाई, इस पॉइंट को भी मैंने समझा दिया। अभी इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो भैया, आप इतना भगा रहे हो तो गाड़ी की तरह, क्योंकि वही वाली बात ना भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना टॉपिक मुद्दा नहीं है पढ़ने का। हमारा मेन टॉपिक जो है वो जल्दी से जल्दी चालू हो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, एरर डिटेक्शन, एरर हैंडलिंग की बात वही है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया अगर कंप्यूटर को चलते चलते कोई एरर आ जाता है, कोई वायरस हो जाता है, ठीक है, उसको कंप्यूटर अपने तरफ से हैंडल करता है कि कैसे मुझे उस वायरस से, वहां से अपन को अपने यूजर को निकालना है। जैसे एक चीज और होती है, क्या होता है भैया, अपनी रैम होती है, कई बार रैम एक्सीड हो जाती है, रैम फुलफिल हो जाती है, सारे के बहुत मतलब बिल्कुल अब तो सांस लेने की भी जगह नहीं है रैम के अंदर। तो भाई जो बहुत देर से चीजें यूज नहीं होती हैं उनको वहां से हटाना। ठीक है, पेजिंग, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन जैसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्चुअल मेमोरी, इन सबको मैनेज कराना। अब मैं ये मुंह से बोल रहा हूं, समझ में आ नहीं रहा होगा, इसलिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि भैया इस फाइल हैंडलिंग ऑफ एरर डिटेक्शन वाले टॉपिक को समझना है। बेसिकली बस इतना समझो कि जब रैम पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है तो कंप्यूटर उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो काम करता है वो एरर डिटेक्शन और एरर हैंडलिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। और वो कैसे करता है, कौन सी चीजों को हटाता है, क्या लेके आता है, क्या एक उसके पास बैकअप प्लान्स होते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे मैनेज करता है। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, हमको इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, और एक चीज और है भैया, वही वाली बात बोली थी कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इस चीज पर नजर रखा रहता है। ऐसा नहीं है कि मस्त ऐसे टांग फैला के लेटा हुआ है, जब एरर आएगा तो एरर खुद आके बताएगा मुझे
कि भैया मैं एरर हूं, आप बुरा ना माने तो हार्डवेयर को डैमेज कर दूं। ऐसा नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बकायदा ऐसा निगरानी रखता रहता है कि आया, अब आया, अब आया, अब आया, और जैसे ही आता अपना काम कर देता है। यही लिखा हुआ है भैया। क्या करता है? अपने मॉनिटर करता रहता है किसको? पोटेंशियल एरर को। पोटेंशियल एरर जिसके पास ताकत है हार्डवेयर को डैमेज करने की, ऐसे एरर्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम निगरानी रखा रहता है और प्रोवाइड करता है फुल मैकेनिज्म टू डिटेक्ट द एरर एंड करेक्ट द एरर। उस एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करने की पूरी काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी हो गई भैया। क्या हो गई? फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है दद्दा? ठीक है, क्लियर है ये बात पूरी? 4-5 मैंने फंक्शन बता दिए हर क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर। एग्जाम मतलब हर क्वेश्चन में जब भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा यही आपको बताना है। ठीक है, एक तरीका है याद करने का, जिस तरह से मैं भी ये 4-5 पॉइंट याद रखता हूं वो मैं तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको 3 मैनेजमेंट लिखने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट। कितने मैनेजमेंट लिखने हैं? 3। पहला होता है प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद होता है मेमोरी, उसके बाद होता है फाइल। ठीक है, यही तो होते हैं। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। पहले 3 मैनेजमेंट लिखने हैं। उसके बाद लिखना भैया यूजर इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद लिखना भैया सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी लिख लेना है। उसके बाद लिखना भैया वो डिस्क वाला, एरर डिटेक्शन वाला। ठीक है, एरर डिटेक्शन और सिक्योरिटी वाला पॉइंट सिमिलर तरह से काम करता है। ये 3 जो है ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आपको 3 मैनेजमेंट लिखने हैं, फिर सिक्योरिटी और एरर के बारे में लिखना है, और फिर यूजर इंटरफेस बीच में जो आप जिसकी वजह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाते हैं इजीली, वो लिख देना है। याद करने का तरीका मैंने बेसिकली इन तीनों के लिए बना रखा है कि 3 मैनेजमेंट लिख दो, और उतने तो भैया उतना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अगर आपने 3 मैनेजमेंट लाइन्स लिख दी है ना, प्रोसेस, फाइल और मेमोरी। ठीक है, तो मजा ही आ जाएगा। बाकी का आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे तो याद तो रहने ही वाला है ना। ऐसा तो ना होता है कि याद ना रहे। ठीक है भैया, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बता देता हूं। क्या है वो बात भैया? AKTU का जो मैथ्स का कोर्स है, किसका? M1 का। ठीक है, वो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के ऐप में केवल 500 रुपए में, नहीं 500 नहीं भैया, 1 रुपए कम है। ठीक है, तो 499 रुपए में आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के ऐप पे मिल जाने वाला है। इस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा भैया। और भैया अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहला काम करेंगे आप, ठीक है, कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट में डाउट रिजॉल्व होने के भैया 99% चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ मैं नहीं होता हूं, वहां पे हमारी पूरी की पूरी टीम बनी रहती है जो कमेंट पे निगरानी रखती रहती है। ठीक है, उसके अलावा एक और अल्टरनेटिव भैया मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, हर वीडियो में इसको बताता हूं। ठीक है, __ पंडित जी _ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे जाके आप जाओगे और यहाँ पे पूछ लोगे जो भी डाउट होगा। इसके भी चांसेस आपके लगभग 80% के आसपास रहते हैं। अब भैया 20% क्यों नहीं रहते? क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत कम चलाता हूँ। ठीक है, 80% इसलिए क्योंकि अब आपका मैसेज आएगा तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, और वो आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, DA से पढ़ेंगे मुझसे। कायम भैया जावा में, कोर जावा भी पढ़ोगे विद DSA। तो कहाँ पढ़ोगे भैया? मेरे से एजुकेशन पॉइंट कोडिंग नाम के चैनल में, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको जाके चेकआउट करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, नहीं करना आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तो बस वहां पढ़ने आ जाना। क्या करने आ जाना? पढ़ने आ जाना। ठीक है, उसके बाद DSA भैया कहाँ पे लगेगा हमारा? C++ में DSA लगेगा। सचिन सर हमको DSA पढ़ाएंगे। सेम तरीका, एग्जाम्पल, आसान भाषा। ठीक है, इस चीज को आप अपने दिमाग में चलाते रहना कि एजुकेशन पॉइंट का कोई भी ब्रांच होगी वहां पर आसान भाषा में और बढ़िया समझ आने वाले एग्जांपल्स में बताया जाएगा। ठीक है, वहां पर वो जो HTML, CSS और JS के जो बेसिक्स होते हैं वो RN सर आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद पाइथन जो होगा वो आपको पाटिल सर पढ़ाने वाले हैं, आदित्य पाटिल सर। और ये सब आपको मिलने वाला, बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्री मिलने वाला है। ठीक है, कि भी एक ढेले का भी पैसा आपको फिलहाल इसके ऊपर नहीं देना है। ठीक है भैया, तो इसके बाद कुछ नहीं होता। अगर इतना बोलने के बाद भी अगर आपके दिमाग में दर्द नहीं हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे मुंह में, मेरे गले में दर्द हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।